ओके, अभी आ रही है आवाज और वीडियो दोनों ही आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। अब क्लियर है सर। ठीक है। देखिए, अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं प्रारंभ। सबसे पहले ही फ्रेम ऑफ माइंड बना के रख लीजिए दिमाग में कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो जितने भी आइलैंड्स हैं, सभी जगह वैसे तो लागू होता है, लेकिन जितने भी आइलैंड्स हैं, महीन महीन जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स हैं, दर्रे हैं, ये जो छोटे फाइनर एस्पेक्ट्स हैं, उन पर आपका मैप वर्क जो है हैज टू बी अस्टाउंडिंग। आपका मैप वर्क जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैप वर्क कैसे है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक रेगुलर इंटरवल पर आप बार बार जो है मैप को देखते रहिए, इसका यही सबसे अच्छा रास्ता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठती जाती हैं, बोल बोल के पढ़िए, मैप को कोरिलेट कीजिए, आंख बंद करके उसे ड्रॉ करने के लिए मैं समय नष्ट नहीं करूंगा अनलेस आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी हो, लेकिन बार बार उसे देखते रहिए और अलग अलग दृष्टिकोण से देखिए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। आइलैंड्स, कौन कौन से मेजर आइलैंड्स है, जैसे हमारा क्या फोकस होगा मैप करते समय, क्या देखेंगे हम, यहाँ कुल टोटल कितने आइलैंड्स हैं भाई, कहाँ कहाँ पर बिखरे हुए हैं। ठीक है, उन आइलैंड्स को आपस में कौन कौन से चैनल्स जो है सेपरेट करते हैं। अब हम जानते हैं कि वहां पर ही एक ऐसी जगह है पूरे हिंदुस्तान में जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो पाया जाता है, उसके बारे में जान लेंगे। बीचेस, फेमस बीचेस वहां पर कौन से हैं, इको टूरिज्म इंडस्ट्री है भाई, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यहाँ के बीचेस मशहूर हैं। फिर प्रॉक्सिमिटी विद ईस्ट कोस्ट, हमारा जो ईस्ट कोस्ट है यानी भारत के जो प्रायद्वीपीय, ये जो प्रायद्वीप है, इससे इससे कितना दूरी है, किसका, कौन पास में है कौन दूर से है। ठीक है, ये चीज देख लेंगे। फिर उसी से नहीं, विश्व के मानचित्र पर अगर देखिए तो अगर अंडमान निकोबार मान लीजिए यहाँ है, तो वो अपने जो है उससे लगा हुआ कोई पड़ोसी देश या कोई और आइलैंड कंट्री तो नहीं है। ये मैप वर्क की बात हो गई कि मैप वर्क इस तरह का आपका होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं तो आप कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कह सकते हैं कि हाँ इतना ठीक है, बेसिक हमको आ गया है, इसके बेसिस पे हम कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर क्लाइमेटिक सेटिंग वहां की क्या है ये जाननी चाहिए। फिर ओशियानिक रिसोर्सेज क्या हैं, समुद्री कोई संसाधन है क्या, उससे संबंधित। बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता वहाँ कैसी है, ये सब हेडिंग्स होनी चाहिए इसके अंतर्गत जो है। पर जैसे कि हम जानते हैं कि आइलैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ की कोरल रीफ्स के बारे में और एंडेमिक स्पीशीज के बारे में हमको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है कि भाई वहाँ की कौन कौन से ट्राइब्स हैं, जनजातियां कौन सी हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज क्या क्या है, अगर है तो किस स्तर तक विकसित है, आगे किस दिशा में जा रही है, सुनामी आया था तो उससे क्या सीखा गया, क्या सबक सीखा। ठीक है, कैसे लोगों ने वहां सामना किया उसका, और भारत सरकार के लिए डेवलपमेंटल और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस क्या है, सामरिक और विकास संबंधी चुनौतियां क्या क्या हैं। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे आप तो आपको कंप्लीट स्टडी आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये एक इसका फायदा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जो मैंने क्विक नोट्स के हिसाब से। चलिए सबसे पहले ज्योग्राफी देखते हैं, इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसकी ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी में देखिए, आप खुद देखिए अंडमान आइलैंड्स को अगर देखिए ध्यान से तो कितने भागों में बटा हुआ दिख रहा है आपको, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। ठीक है, ये हो गई ज्योग्राफी की बात। ठीक है, अगल बगल ये भी देख लीजिए कौन सा चैनल कहाँ पे पड़ रहा है भाई। ठीक है, इसमें शायद उतना साफ साफ नहीं दिख रहा, आप मुझे सिर्फ दिखाना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी सबसे उत्तर में, उत्तर तक कहाँ तक पहुंच है और कौन सा जो है वो चैनल, जो वहां पर कौन सा चैनल मौजूद है, जैसे कोकोस चैनल है कहाँ तक जाता है, अलेक्जेंड्रा चैनल है, हल्का सा आइडिया आपको जरूर होना चाहिए इस चीज का, स्पेशली आइलैंड्स के लिए। बस इन आइलैंड्स के लिए 2 आइलैंड्स ही पढ़ने हैं आपको घूम घुमा के सही मायने में। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, कई बार इससे प्रश्न आते ही आते हैं, उसमें चूकना नहीं है फिर। ठीक है, ये एलूफ आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड कौन सा है, यहाँ की कोई पर्टिकुलर स्पीशीज फेमस है क्या। ठीक है, इस तरह से आपको जाना है। फिर टोटल 3 भाग मैंने आपको दिखाया है। अब इन 3 भागों में मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ाई करेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि भाई कुल मिलाकर होता ये है, ये लिटिल अंडमान हो गए। ठीक है, कि जो नॉर्थ ऐसे बांट दिया गया है, अगर देखिए प्रशासनिक दृष्टि से इसको ऐसे बांट दिया गया है, ये जो ऊपर वाले दोनों हैं नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान, ये दोनों मिला के एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट ये बनता है। ठीक है, और जो साउथ अंडमान है वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद निकोबार आइलैंड जो है, ये जो निकोबार आइलैंड्स हैं पूरे, इनको मिलाकर तीसरा, यहां से यहां तक पूरा कार निकोबार तक, ये पूरा एक जिला हो गया। तो अब आप समझ गए कि भाई टोटल जो है वो इतने जिले इसमें बन गए। तो नॉर्थ अंडमान, मिडिल
एक हो गए, साउथ अंडमान दूसरा हो गया, ठीक है, और तीसरा जो एक बड़ा हिस्सा हो गया वो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के मिला के बना दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे ना तो ये जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ से सुमात्रा जो है ना, सुमात्रा आइलैंड का जो उधर है, इंडोनेशिया सुमात्रा वाली बेल्ट है, तो सुमात्रा बहुत ज्यादा दूर नहीं रह जाता, 150 या कुछ किलोमीटर जैसा रह जाता है वहां से, ठीक है। सुमात्रा, इस पर शायद प्रश्न आ चुका है, आई थिंक इस पर प्रश्न आया हुआ है कि इससे सबसे नजदीक जो है वो कौन सा वाला पड़ेगा, ये प्रश्न आ चुका है अगर मुझे याद आ रहा है ठीक से। फिर है ना, और क्या जान सकते हैं कि भाई टोटल कितने आइलैंड्स हैं इसमें, तो पता चला 572 जैसे आइलैंड्स टोटल हैं इसमें, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। इसमें से अगर बांटने पे आ जाइए 325 इधर है, हल्का आइडिया होना चाहिए, रटना नहीं है कि हाँ 350 350 जैसा इधर है और 250 जैसा इधर है, जो दोनों में बटे हुए हैं, ठीक है। ऊपर वाले में अंडमान और निकोबार में इस प्रकार का विभाजन है, ठीक है। फिर क्या जाने कि लेकिन दोनों में से मिला के 37 ही आइलैंड ऐसे हैं, 37 ही द्वीप ऐसे हैं जिसमें मानव जो है वो रह रहा है, जो इनहेबिटेड है, ह्यूमनली इनहेबिटेड है, ठीक है। ये हो गया। और कोई स्पेशल आइलैंड है भाई जिसके बारे में जानना चाहिए तो पता चला, हाँ भाई बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड क्यों मशहूर है भाई? बैरन आइलैंड इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर, एक मिनट, इसके मशहूर होने का कारण क्या है, सब लोग जानते ही होंगे। यस सर, क्या कारण है इसका? हाँ, इसमें सक्रिय ज्वालामुखी के कारण जो है उसको माना जाता है। लास्ट कब फटा था तो पता चला कि 9-10 बार वैसे तो फट चुका है, लेकिन 2017 में थोड़ी एक्टिविटी 2017 में भी हुई थी, और 2017 में एक्टिविटी हुई थी जहां तक मुझे ध्यान है, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ। और ये 2019 के पेपर में आया था, कब आया था, 18 या 19 के पेपर में आ भी गया था शायद, 19 19 या 19 में आया था। हाँ, पूछ लिया। यस सर, आया था। हाँ, तो इस प्रकार से होता है, आप हमेशा सजग रहिए इस चीज को लेकर, ठीक है। और क्या देख सकते हैं भाई कि यहाँ पर जो है इससे थोड़ा सा पोर्ट ब्लेयर जो सिटी है, आप जानते हैं पोर्ट ब्लेयर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे ही, वो तो सामान्य चीज है। जो महत्वपूर्ण चीज एक और जानने वाली है कि इसमें अंडमान वाले में ही पार्ट में पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर ये है, पोर्ट ब्लेयर देखिए, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर से कुल मिलाकर समझिए ना 60-70 किलोमीटर होगा इधर। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से जहां पर कौन सी जनजाति है, जारवा जनजाति, नाम इसी पे नाम ही पड़ा हुआ है, हाँ इसी पे नाम। नॉर्थ सेंटिनल्स में जो है सेंटिनलीज जो है वो ट्राइब्स पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए इस पूरे एरिया को ट्राइबल रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ऐसे नहीं आप उठा के जा सकते, बिना परमिट बिना लाइसेंस के कोई नहीं जा सकता है वहां पर, ध्यान रखिएगा इस चीज को हमेशा से। इनफैक्ट इसके लिए 1956 में, आई थिंक 1956 में स्पेशल एक्ट ही है इस पूरे एरिया के लिए कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ की है वो जिस एरिया में रह रही हैं वो जो है वो रिजर्व ही माने जाएंगे, ठीक है। वहां पर इनफैक्ट वहां पर फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वहां किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, बिना परमिट के जा भी नहीं सकते। मैं गया था घूमने के लिए तो परमिट लेकर ही जाना पड़ा, उसको क्रॉस करना था, बीच में एरिया आता है तो परमिट लेकर फिर जाना पड़ा, ठीक है। ये बात आप समझ गए। फिर जो है ग्रेट निकोबार के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें वो भी कुछ होता है, एक वो क्या बोलते हैं 10 डिग्री चैनल होता है, देखिए 10 डिग्री देखिए कहाँ पे है, ये देख रहे हैं 10 डिग्री, आप समझे 10 डिग्री चैनल का है कहते हैं इसको, तो वैसे भी जानते होंगे आप। ये जो पूरा पानी का एरिया, ये पानी जो है ना बीच में दोनों को जो बांट रहा है, ये पानी, ये चैनल कहलाता है, 10 डिग्री चैनल इसको कहते हैं, ठीक है। तो इधर हो गया जो है अपना अंडमान वाला ग्रुप हो गया, इधर जो है वो निकोबार ग्रुप हो गया। अब निकोबार में जो सबसे इंटरेस्ट की चीज आपके लिए हो सकती है वो ये है ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार पूरा का पूरा एरिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैव विविधता के हिसाब से, पर्यावरण के भी हिसाब से, सामरिक रूप से, हर तरह से बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा। इसमें जो है बहुत सारे, वैसे तो कुल मिलाकर बहुत सारे 8-9 या कुछ इतने जो है वो सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन ग्रेट निकोबार में स्पेशली जो है वो 2 एरियाज ऐसे हैं, एक कैंपबेल बे करके एरिया है और एक कैलेथिया करके एरिया है। इसमें दिखा रहा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा, ये देखिए है हल्का सा, ये हाई रेजोल्यूशन नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको हल्का सा पता जरूर चल जाएगा कि कैंपबेल बे और कैलेथियन बे जो है ये 2 एरियाज यहाँ पर दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। उनको जो है बायोस्फीयर रिजर्व
ये बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किए जा चुके हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और क्या जान सकते हैं इसके बारे में कि लास्ट पॉइंट जो है वो इधर लास्ट पॉइंट जो होता है, भारत का जो लास्ट पॉइंट कहा जाता है, वो कौन सा पॉइंट होता है भाई? इंदिरा पॉइंट कहते हैं उसको, सब लोग जानते होंगे, इंदिरा का सवाल है। यस सर। जबकि मेनलैंड कंक्लूजन हो जाता है मेनलैंड को लेकर, है ना। तो मेनलैंड करें इंडिया का अगर आप पूछेंगे एज ए होल, तो ये लास्ट पॉइंट है जो सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है। मानसून भी सबसे पहले इधर ही आता है, इसी में आता है, और फिर आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। ये भी आप जान गए। हिस्ट्री के बारे में क्या जान सकते हैं भाई? अगर हमने ज्योग्राफी जान लिया, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लिया, बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, और भी पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब अर्लीस्ट कब यहाँ पर लोग आके सेटल हुए थे, बहुत ही विश्वास से कोई भी नहीं कह पाता है। लेकिन हाँ यह है कि जो 1000 ये जो सदी जो है 1000 के आसपास ऐसा माना जाता है कि पहले जो मलयन एम्पायर था ना, इधर मलय वाला जो था, मलय द्वीप समूह है, उसके एम्पायर के अधीन था, ये उन राज्यों के अधीन हुआ करता था। राजेंद्र चोल प्रथम जो थे ना, उन्होंने फिर छीना था या कह लीजिए उस पर अधिकार कर लिया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है उसको ले लिया था, फिर ऐसा माना जाता है कि उस बीच में ये घटना हुई थी। फिर कौन आया सबसे पहले? उसके बाद आधुनिक सभ्यता में अगर कहा जाए, जो पश्चिमी सभ्यताओं में सबसे पहले कौन आया था अंडमान निकोबार पे? डैनिश, ठीक है। डैनिश लोग यहाँ पर सबसे पहले आए, उसके बाद अंग्रेज आए। तो डैनिश लोग ने यहाँ पर कॉलोनाइज करने का कोशिश किया, यहाँ पर रहने का कोशिश किया अपने, और थोड़ा बहुत रहे भी, लेकिन फिर नहीं रह पाए, यहाँ को छोड़ देना पड़ा। अब ये गेस आपको करना है कि क्यों छोड़ देना पड़ा। क्या इसमें भी कोई ज्योग्राफिकल रीजन है या कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रीजन है? मैं हिंट दे देता हूँ, क्लाइमेटिक जो जोन है उसका इसमें लेना देना है। इसमें जो जिस प्रकार का क्लाइमेट यहाँ पाया जाएगा उससे संबंधित कुछ चीज है। कल उसका हिंट भी दिए थे। अच्छा, ये किस जोन में आता है? ये एरिया किस जोन में आएगा? इक्वेटर ट्रॉपिक के पास आएगा कि दूर? पास आएगा सर। सर इक्वेटर के पास आएगा। सर, जम के यहाँ पर वर्षा होगी, इक्वेटर ट्रॉपिक के पास है सर। यस ट्रॉपिकल एवरग्रीन जैसे फॉरेस्ट, वर्षा और जो है वो सदाबहार टाइप के वन जैसी स्थिति हो जाएगी ना यहाँ पे जी। तो यहाँ पर मतलब सोचने में नहीं आता है, लेकिन उन सभी कंडीशंस के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण मच्छर की वजह से भागे थे, मलेरिया आउटब्रेक की वजह से छोड़ देना पड़ा था पूरा का पूरा एरिया। अंग्रेजों के साथ भी यही हुआ मोर और लेस, बहुत ज्यादा अलग अलग कॉलोनाइज नहीं कर पाए। बाद में जब वो आए 1789 वगैरह के आसपास जब वो आए, तो भी उनको बहुत घनघोर सामना करना पड़ा, लेकिन वो थोड़ा बहुत ऑक्यूपेंसी उनकी रह गई वहां पर। सेलुलर जेल उन्होंने बना लिया, सब तो आप जानते ही होंगे, जीके का सवाल है, तो थोड़ा बहुत रहा। लेकिन मलेरिया जो है वो यहाँ का एक बहुत बड़ा जो है वो कारक, ज्योग्राफिकल कह लीजिए, एनवायरमेंटल रीजन के तौर पर, बायोलॉजिकल रीजन के तौर पे इस तरह से उसने प्रभाव डाला, ठीक है। और कोई महत्व है क्या भारत के लिए? कुछ याद आ रहा है किसी को? स्वाधीनता संग्राम से संबंधित कोई महत्व है क्या अंडमान निकोबार का? जी सर। सुभाष चंद्र बोस जी ने लिया था। हाँ बिल्कुल, झंडा फहराया था यहाँ पे ना। जी सर। 1943 में झंडा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था, बिल्कुल सही बात है। और ये हमेशा से इम्पोर्टेंट नेवल जो सेंटर रहा है, पोर्ट ब्लेयर में अभी भी नेवल बेस बना के रखा है, इंडियन नेवी का अपना वो है, जाने रखिएगा। टोटल जो है, और थोड़ा राजनीतिक रूप से देखें तो लोकसभा की एक ही सीट यहाँ पे है। और यहाँ का शासन कैसे होता है? ये क्या है, राज्य है कि केंद्र शासित वो है? केंद्र शासित है। तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन यहाँ रहेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिल्कुल ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिल्कुल ठीक है, सब जाने रहिएगा, ठीक है। और क्या जान सकते हैं? अब यहाँ की डेमोग्राफी सोचिए। चलिए, अब हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अब डेमोग्राफी, जनसंख्या वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। चलिए भाई, गेस करिए कि यहाँ के जो पॉपुलेशन है उसको अगर जो धार्मिक समुदाय में बांटा जाए तो कौन कितना मिलेगा? सर ट्राइबल्स होंगे सर बेसिकली। हाँ, ट्राइबल्स भी हैं, बिल्कुल ठीक है, ट्राइबल्स तो होंगे ही। लेकिन ये पूरा एरिया जो मेन अंडमान का एरिया है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेट कर दिया गया है ना, बाहर से आके जो लोग बसे हैं वो काफी हो गए। तो 70% जैसा यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है, 70% के करीब हिंदू जो है वो यहाँ पर बसते हैं।
उसके बाद दूसरा नंबर क्रिश्चियंस का है। आप समझ सकते हैं कि क्रिश्चियंस का क्यों है, क्योंकि शुरू जब बताया मैंने डैनिश और ब्रिटिश इन सबका वो रहा है, यहाँ पर जो आधिपत्य रहा है बहुत समय तक, तो 70% हिंदू हो गए, फिर क्रिश्चियन हो गए और फिर मुस्लिम आते हैं। ये 3 क्रम याद रखिएगा, ठीक है, हिंदू, ईसाई और मुस्लिम ध्यान रखिएगा। अभी ये चीज पूरी बदल जाएगी जब आप उस साइड जाएंगे, लक्षद्वीप के साइड में जाएंगे। ऐसे ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस प्रकार से डेमोग्राफी को डिसाइड करती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए और मुस्लिम हो गए। भाषा, भाषा का गेस करिए जरा, भाषा कौन सी बोली जाती होगी? बंगाली और हिंदी। हाँ, लेकिन कारण क्या है? कारण भी आप जानते रहिए हमेशा से। किसका जुरिस्डिक्शन लगता है यहाँ पे? कौन सी हाई कोर्ट के अधीन आता है? सर कोलकाता। चलिए, ये सब जानते रहे, सब आपस में जुड़े हुए हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि सब साथ साथ मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ की एक बेंच यहाँ पे अपना सर्किट बेंच जैसी बनाई हुई है कोलकाता, ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट में भी, ठीक है। तो भाषाओं में बंगाली हो गई, हिंदी हो गई, तमिल हो गया, ठीक है, तेलुगु हो गया, और बहुत छोटा सा जो निकोबारीज करके भी लैंग्वेज वहां बोली जाती है, तो निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। ट्राइबल्स के बारे में थोड़ा सा ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे जो है हमारी समझे मानवीय संपदा का एक हिस्सा है वो, हमारे एक तरह से एसेट्स हैं हमारे, तो उनके बारे में अच्छे से हमें जान लेना चाहिए। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। एक चीज मैं और ऐड करूंगा, जब चोल पढ़ाया जा रहा था, जब चोल पढ़ाया जा रहा था उस समय भी इस इलाके को पढ़ाया गया था। तो आप ये देखिए, साउथ इंडिया के एम्पायर है, चोल एम्पायर का क्या इम्पैक्ट इस जगह पड़ा हुआ है। और दूसरा, जो चोल एम्पायर के लोग थे, जो चोल राजा थे, वह क्यों उस समय बहुत युद्ध किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं का इतना ज्यादा इंटरेस्ट विदेशी व्यापार में क्यों था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं ने जितने युद्ध किए हैं उन युद्धों का कारण क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चोल राजा था जो श्रीलंका गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चोल राजा था जिसने श्रीलंका में एक राजधानी अनुराधापुर बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चोल राजा था जिसने श्रीलंका को पूरा तरह से कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चोल राजा था जिसने श्रीलंका के राजा को गिरफ्तार करके 10 साल जेल में रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चोल राजा था जिसने श्रीलंका से संबंधों को ठीक किया। अब देखिए, वहीं से आ रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो श्रीलंका के रास्ते पे पड़ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे चोल राजाओं के समय में आक्रमण हुआ, उसको मलय प्रायद्वीप हम लोग कहा करते थे। तो एक और सवालों का श्रृंखला, हाउ यू एक्सपैंड योर माइंड इज डिपेंडेंट। सर हैज गिवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, I have given some more questions, but still we are incomplete because there are more possibility. As much as you think the possibility will arise, the moment you start listening any lecture, you just started thinking कहाँ मैं जा सकता हूँ। जैसे उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, हाई कोर्ट कौन सा है, ऐसे आप हिस्ट्री में चले जाइए। As you start thinking more and more, your chances to capture the subject and consequently your chances to qualify the examination is going a very great way. This is all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ट्राइब्स के बारे में अगर थोड़ा सा हल्का सा परिचय मैं आपको जल्दी से देना चाहूँ, बाकी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग प्रकार के जो है वो ट्राइब्स बसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से अगर उनको हम बांटने पे आ जाए ना, तो ट्राइब्स को 2 भागों में, 2 तरह की जो है ह्यूमनॉइड रेसेस में बांट सकते हैं। एक तो वो है जो नेग्रिटो जिन्हें कहा जाता है, और एक है मंगोलाइड, ठीक है। ये ह्यूमन रेसेस के प्रकार हो गए, ठीक है। ये जो है मुख्य रूप से ऐसे यहीं पर विभाजन कर लीजिए कि इसके जो ऊपर है ना, अंडमान इधर हो गया, निकोबार इधर हो गया, तो अंडमान वाला जो पूरा एरिया है उसमें इस प्रकार के जो है वो सब बसे हुए हैं, और जो निकोबार वाला है वो मंगोलाइड बसे हुए हैं। तो जो इधर से आया वो यहाँ, सॉरी इसको ऐसे देखिए, यहाँ पर पूरा करके दिखाता हूँ। तो जो इस तरफ से लोग आए होंगे वर्ल्ड के इस साइड से, वो यहाँ बस गए, और जो इस वर्ल्ड के दुनिया के इस हिस्से से आए होंगे, इस तरफ से आए होंगे, वो यहाँ आके बस गए। सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखिए। मंगोलाइड जो रेस है वो मानी जाती है कि इधर से आई होगी, और जो नेग्रिटो है जो है वो अफ्रीका के, वो उस तरफ से आए होंगे और ऊपर जाके यहाँ पर बस गए, ऐसे याद रखिए। तो अंडमान वाले इलाके हैं जो उसमें नेग्रिटो जनजाति है, और जो मंगोल इधर है ईस्ट साइड में, वो निकोबार साइड जो है उसमें ईस्ट और साउथ साइड में वहां पर मंगोलाइड्स जो है वो बसे हुए हैं, ठीक है।
अब इसको और फर्दर आप चाहें तो इसको जल्दी से फर्दर भी बांटा जा सकता है। कैसे आप इसका भाग करना चाहें तो नेग्रिटो जो होते हैं उसमें 4 भाग, 4 तरह के अलग अलग तरह की जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, नंबर 1 जिन्हें कहते हैं ग्रेट अंडमानीज, अंडमानीज जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2 ऑनगेज या ऑनजेस जिन्हें कहते हैं। नंबर 3 जरावा, अभी बोला था किसी ने, जरावा जो जनजाति है। फिर सेंटिनलीज जो अभी बताया था, सेंटिनलीज हो गए। 4 ये हो गए जो नेग्रिटो टाइप के रेस के जो है वो प्रतिनिधि करते हैं उनका। और जो मंगोलॉइड्स को अगर बांटने पाया जाइए तो उसमें 2 महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइब्स हैं। एक है शॉम्पेन्स, शॉम्पेनीज भी बोलते हैं, या शॉम्पेन्स, और निकोबारीज। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा देखेंगे आप कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वगैरह जो है इन सभी को दिया गया है, लेकिन निकोबार को स्पेशली जो है वो अलग ही पूरा रखा गया है। इसको पूरा बायो, जितना भी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं इसको, पूरा इधर बना दिया गया है। ठीक है, 1956 का एक स्पेशल एक्ट लाके इसको लागू कर दिया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सभी को आर्टिकल 342 है ना, शायद आर्टिकल 342 के तहत शेड्यूल ट्राइब इनको सभी को घोषित किया गया हुआ है। फिर ये भी बात आती है कि बने कैसे, अगर आपको जियोलॉजी भी इसमें जान लेना है तो बने कैसे, तो याद रखिए वही जो इंडियन प्लेट जा रही है ना, इंडियन प्लेट का ऊपर वाला हिस्सा लड़ा तो हिमालय बन गया, और जो बगल वाला लड़ा बर्मीज प्लेट से, बर्मा वाली जो प्लेट है, बर्मा प्लेट अपने आप में प्लेट नहीं है, वही यूरेशियन प्लेट का इधर वाला हिस्सा को बर्मीज प्लेट कहते हैं, माइनर, बर्मीज माइनर बोलते हैं। तो उससे जब लड़ा तो मानते हैं कि यहाँ पर जो जोन बना होगा उससे आइलैंड से सारे बन गए। ठीक है, इस बात को आप सब लोग समझ पाए ठीक से? अब यस सर। अच्छा ठीक है, यस सर। ओके ओके फाइन। वन का प्रकार देखिएगा तो वन का प्रकार कहीं कोई पूछ ले फटक से तो जल्दी से उसके टाइप से स्टडी कर लीजिए कि भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन जिसे कहते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और सदाबहार टाइप के जो है वहां पर वन हो गए। मानसून यहाँ आता है, खूब सारे, लगभग 6 महीना जैसा बारिश रिसीव करता है मोर और लेस, रेनफॉल खूब अच्छी से होती है। एग्रीकल्चर कैसा होगा, पानी बहुत है तो थोड़ा धान उग जाता है यहाँ पे, पैडी, धान जो है, धान की खेती हो जाती है, ऊपर वाले पार्ट में धान की खेती हो जाती है इधर, जबकि यहाँ लोअर वाला जो पार्ट है यहाँ पर लोग मुख्य रूप से कोकोनट जो है, कोकोनट जो है वो एक मुख्य फसल बन के आ गई है, कैश क्रॉप जैसे बन के आ गई है। ठीक है, और क्या, और कोई इंडस्ट्री सोचिएगा तो वुडन, लकड़ी का यहाँ पर काफी, जंगल काफी रहे हैं तो लकड़ी का यहाँ जो है पुराने समय से ही लकड़ी का काफी काम होता रहा है। ठीक है, लकड़ी के प्रोडक्ट्स का एबरडीन बाजार बोलते हैं शायद, जो पोर्ट ब्लेयर में एबरडीन बाजार है, वो वुड मार्केट एक्चुअली हुआ करता था पहले बहुत समय से। मुझे अच्छा याद आ गया एक चीज कि वहां पर क्या हुआ ना कि वहां पर जो है एक आरा मशीन जैसी बहुत बड़ी आरा मशीन लगानी थी, तो ये हुआ कि बार बार जो है खराब होती है, इतना दूर से मशीन लाना पड़ता है, तो बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं आरा मशीन के वो लकड़ी के ही बना दिए गए। मतलब जो भी इंडस्ट्री, जो भी फैक्ट्री सेटअप की गई उसमें बहुत सारा लकड़ी का भी जो है सामान खुद पुर्जे की तरह यूज किया गया। एक इंटरेस्टिंग चीज ऐसे याद आ गई तो हमने सोचा आपको बता दें। जल्दी से लक्षद्वीप 5 मिनट में देख लेते हैं। अब आप क्रक्स समझ गए हैं अंदर से इस चीज को पढ़ना कैसे है, तो अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइलैंड्स देख लीजिए, अगर कोई बोले कि भाई क्या ये जो है कितने आइलैंड्स, उसमें जैसे आप बताए थे 572 जैसे हैं, वैसे इसमें कितने हैं, तो कुल मिलाकर जो है 36 जैसा आइलैंड्स इधर उधर बिखरा हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखिए कि जनसंख्या जो 65,000 जैसी जनसंख्या है कुल मिलाकर देखा जाए तो, कुल मिलाकर देखिए अगर कि चार आइलैंड्स का मैं नाम ले लूं तो समझिए ज्यादातर जनता वहीं बसी हुई है। कवरत्ती में, ठीक है, कवरत्ती हो गया। अब ये आपका काम है कि आप जाके सारा देखते जाएंगे। ठीक है, एक हो गया ये अमिनी आइलैंड, ठीक है, फिर एंड्रोट और मिनिकॉय, इधर देखेंगे नीचे आइए तो आपको वो भी दिख जाएगा। एंड्रोट देख ही रहे हैं, और सबसे नीचे सबसे अलग ये है मिनिकॉय। ठीक है, घूम घुमा के इन सभी में आप देखिए, और एक कवरत्ती हो गए। इस 4 का अगर नाम ले लीजिए तो समझिए बहुत सारी जनसंख्या का सबसे ज्यादा जो केंद्रण है, जो संकेंद्रित है, वो इन्हीं 4 में संकेंद्रित है। ठीक है, और क्या चीज बताई जा सकती है अगर मैं ज्योग्राफी के हिसाब से सोचूं? हाँ, ये चीज बता सकते हैं, इसमें बहुत सारे जो है ना वो एटॉल है। एटॉल, इसका हिंदी देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ कि एटॉल क्या होता है। अच्छा जानते हैं, तो एटॉल कैसे बनता है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये समुद्र का पानी है, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फटता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक समय ऐसा आया कि समुद्र के ऊपर निकल आया वो। जब वो समुद्र के ऊपर निकल आएगा तो फिर क्या होगा दोस्त कि उस पर जो है कोरल रीफ मूंगा समझते हैं ना,
मूंगा जमने लगेगा, मूंगा अपना जो है यहाँ कॉलोनी बना लेगा बड़ा सा, बनाते बनाते बनाते, और ये घिसता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि कोरल रीफ्स ही रह जाएंगे और वो नीचे दब जाएगा पूरा जो पहले था। ये एटॉल कहलाता है। ये तो हम पढ़ेंगे, समुद्र जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी अभी इतना ही जान लीजिए कि हाँ, ये देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट, ये देखिए 9 डिग्री चैनल, तो वहां 10 डिग्री चैनल था, याद है ना? यहाँ 9 डिग्री चैनल जो है वो ऊपर वाले को और मिनिकॉय को अलग करता है। इसमें मजे की बात सबको मालूम है ना, लक्षद्वीप कैसे, हिंदुस्तान कैसे बन गया मालूम है? लक्षद्वीप भारत का हिस्सा क्यों बन गया? क्योंकि हम खाली आधा घंटा पहले पहुंच गए थे, आधा घंटा पहले वहां पहुंच गए और झंडा लगा दिया पाकिस्तान से आधा घंटा पहले। हाँ, तो जब वो लोग आए उधर से तो दूर से देखा उन्होंने कि तो इंडिया का फ्लैग है, तो इसका मतलब ये इंडिया के ही लोग होंगे। आधा घंटा देर होता तो लक्षद्वीप हमारा नहीं होता। वहां के पॉपुलेशन के बारे में जानिए तो मूल रूप से शायद हिंदू ही थे वो सब, लेकिन इधर अरेबियन इन्फ्लुएंस और सब कारण से जो है वो इस समय 93% जैसा लोग है मुस्लिम ही है, लेकिन इससे अभी भी उनका जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और स्ट्रक्चर है वो हिंदू जैसा है। तो एक अच्छा उदाहरण है, दोनों का सम्मिश्रण है। मूल रूप से सुन्नी जो मुस्लिम है वो उनका वो समुदाय के हैं वो सभी लोग। और लिटरेसी, एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि लक्षद्वीप को अगर सामाजिक पक्ष से देखिए तो सबसे बड़ी चीज आपको बतानी चाहिए, वो बतानी चाहिए लिटरेसी रेट। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा है यूनियन टेरिटरीज वगैरह में, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, 87 या 90% जैसा लिटरेसी रेट है। इसके लिए लक्षद्वीप का यूएसपी आप जान गए। लक्षद्वीप के हाँ, लक्षद्वीप जो है वो कोची से इसकी फ्लाइट जाती हैं, ये भी जान लीजिए। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ इसके बारे में, ये भी लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला ही मैटर है, ये भी यूनियन टेरिटरी होने के लिए। और इसमें हाई कोर्ट का अगर बात किया जाए तो केरला हाई कोर्ट का इसमें जुरिस्डिक्शन लगता है। यहाँ पर भी नेवल बेस जो है वो एक बनाया हुआ है, INS द्वीप रक्षक करके, ऐसा नाम करके INS द्वीप रक्षक करके वहाँ नेवल बेस बनाया हुआ है। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है सामरिक दृष्टि से, जानते ही आप सोमाली पायरेट्स तो है ही, और उसके अलावा भी ये बहुत बीच में पड़ता है, वहां से जो रूट है, फिर नीचे सेशल्स हैं, सेशल्स और मालदीव्स वगैरह जो हैं वो सब कंट्रीज भी हैं। तो उस हिसाब से सामरिक दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में क्या आपको बताया जा सकता है कि हाँ, एक चीज मैं कहना कैसे भूल गया, कोरल रीफ्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं? ये जो मूंगा है इस पर बहुत बात चलती रहती है, इस पर सवाल भी आ चुका है, प्रश्न आ चुका है, मैंने देखा है यूपीएससी में, मुझे ध्यान आ रहा है। इसमें पूछा था कि कोरल रीफ्स के बारे में से निम्नलिखित क्या क्या बात सही है। तो एक तो बोला था कि ये ट्रॉपिकल वाले बेल्ट में पाए जाते हैं, ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसी में पाए जाते हैं, एक ये बोला था। और बोला था कि ये कोस्ट से थोड़ा दूर पाए जाते हैं। ऐसे चार तरह के वो थे, और उसमें से आपको बताना था कि क्या सही है क्या गलत है। तो कोरल रीफ्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त, क्योंकि उनमें जो बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का घनत्व तो बहुत अधिक होता है। मतलब अपने जितना वो क्षेत्रफल, जितना जगह वो छेकते हैं, उसके हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। आप समझिए इस बात को कि यानी 1% टोटल ओशियानिक सरफेस जैसे है उसका, पूरे वर्ल्ड में जितना ओशियन है ना, उसका केवल 1% जो है वो मूंगा है, कोरल रीफ्स हैं। लेकिन उस 1% में वर्ल्ड का 25% बायोडायवर्सिटी जो है वो रहता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोरल रीफ्स जो होती हैं वो बायोडायवर्सिटी के सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स माने जाने चाहिए। ठीक है, अभी हाल ही में ये सब चीजें, हाँ याद आ गया, इसमें हाल ही में इसलिए चर्चा में रही है। हाल ही का मतलब एनवायरमेंट के मामले में हाल ही का मतलब होता है पिछले 10-20 साल। 1998 जो था वो उस समय सदी का शायद सबसे गर्म साल बना था, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है, औसत तापमान बढ़ गया था। अब मुझे आप ये देख लीजिएगा, तथ्यों में हो सकता है मुझसे थोड़ी भूल हो जाए, मुझे याद नहीं आ रहा, एक टीवी सीरीज देखी थी इसलिए याद आ रहा है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाने से मरना शुरू हो गए थे कोरल रीफ जो है, खाली 1 डिग्री औसत तापमान बढ़ने से। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग याद आ गया, कोरल ब्लीचिंग शब्द होता है, ब्लीच मतलब जो रंग बिरंगे कोरल्स हैं वो ब्लीच होकर सफेद डेड हो गया पूरा कॉलम। फिर इसके बारे में और क्या जान सकते हैं आप कि इसके मेजर एरियाज कौन कौन से, अब इंडिया का पढ़ ही रहे हैं, लक्षद्वीप पढ़ रहे हैं, तो वहां भी जान लीजिए कि ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, देखा है आपने, ऑस्ट्रेलिया के ऑफ कोस्ट ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी है। ठीक है, तो उसके रीफ को रीफ को फलने फूलने के लिए, कोरल रीफ को फलने फूलने के लिए किस प्रकार की कंडीशंस की, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की आवश्यकता होती है, ये पढ़ लीजिए। कोरल रीफ्स जो है वो क्या होते क्या है, वो तो पता चलेगा कि वो एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जो है, ठीक है, अब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो
कुछ कशेरुक जिसमें नहीं होती है, अकशेरुकी जो है वो जीव जंतु होते हैं, उसका एक प्रकार है। फिर आप देख लीजिए कि जो है कौन कौन से जो वातावरण, जो ओशियन में जाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं जो डायरेक्टली इसको नुकसान करती हैं, और वो जाने वाली चीजें किस किस इंडस्ट्री से पैदा होती हैं, ठीक है। तो और जो फूड चेन है, जो खाद्य श्रृंखला है, उसमें इनका स्थान कहाँ है, इस प्रकार से है। और जो मेजर चीजें न्यूज में रही हैं वो कहाँ कहाँ रही हैं, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप एक कंप्लीट जो है वो उस चीज को फॉलो कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इसको और गहराई से पढ़ेंगे, और फिर इसमें जो है करंट अफेयर्स को नोट्स, छोटा नोट्स लिख डालिएगा इस पर। सारे करंट अफेयर्स भी आपका अपडेट हो जाएगा, अभी क्यों ये न्यूज में रहा है, कोई चीज रही है तो, ठीक है। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है बढ़िया रहेगा। और इंडिया का जब भी बात हो तो पहली चीज अब दिमाग में यही लाइएगा कि इंडिया सिर्फ वही नहीं, इंडिया जो सबसे पहले दिखता है, ठीक है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भी हमारा ही हिस्सा है। तो कभी सिर्फ सवाल के लिए नहीं दोस्त, वैसे एक भारतीय होने के नाते भी हमेशा ध्यान रखिए कि वो भी हमारा ही हिस्सा है। और कोई पूछे कि सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो बोलेगा अंडमान निकोबार में आता है। पहले ये मत बोलेगा कि कार्डमम हिल पे टकराता है केरला में, बोलेगा सबसे पहले अंडमान निकोबार में आता है। तो कुछ सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। दो तीन चीज मैं ऐड करूंगा। जी सर। एक तो आप लोग ओपन करिएगा मैप और देखिए उसमें कितने तरह के आपको द्वीप दिख रहे हैं। आप देखें पूरी चेन आपको दिखेगी। अंडमान निकोबार एक द्वीप नहीं है, द्वीपों का समूह है। दूसरा, वहां पर मानसून पहले क्यों आता है? जो शौर्य ने सवाल कभी खड़ा किया कि वहां पर मानसून पहले आता है। अब देखिए वो जो सवाल इस बात पे जा रही, कार्य कारण परंपरा अगर आप नहीं समझेंगे तो इस परीक्षा के सवाल हल नहीं होंगे। तो यह सवाल आने की संभावना सिविल सर्विसेज में तो अपेक्षाकृत कम है कि वहां पर मानसून पहले क्यों आता है।